ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर से एक बार गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है सबका आपका एग्जामपुर परिवार में। वो माइक का जो पिन होता है ना, उसको ऑन करना भूल गए थे, तो इस कारण से हम इतनी राम कथा आपके सामने सुना दिए और सारी चीजें क्या हो गई, फ्लो में निकलती चली गई। खैर कोई ना, अब आप ध्यान से सुनिएगा। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उत्तर प्रदेश में खेती बाड़ी। खेती बाड़ी या फिर एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं, चूंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश की जो एक बनावट है, संरचना है, उसमें एक कृषि का एक प्रमुख अंश देख मिलता है। और उस कृषि के आधार की अगर बात करें तो उसी कृषि को आधारित करते हुए, चूंकि हमारे प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमारी कृषि का जो एक रीढ़ माना जाता है, जिसको हम बैकबोन भी कह सकते हैं, वो आपके एग्रीकल्चर के रूप में दे मिलता है। एक बड़ी जनसंख्या जो खेती बाड़ी से जुड़ी होती है, तो इसका क्रम आपको दे मिलता है। अब यहीं पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस खेती बाड़ी को करने के क्रम में हो सकता है ये क्लास एक दो दिन चले, क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश की खेती बाड़ी का क्रम है काफी बड़ा है, ठीक है। तो बड़े होने के नाते इसको हम क्या करेंगे, आराम आराम से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेखपाल परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे, और लेखपाल परीक्षा में खेती बाड़ी आपका एक प्रमुख अंश भी है। और साथ ही साथ अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं XYZ, तो आप भी जानते हैं कि उस एग्जाम में आपके प्रदेश स्पेशल से जो आपकी प्रदेश की विविधता है उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इससे बड़ा विविधता क्या होगा कि हमारे प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या खेती से जुड़ी है, और खेती के विभिन्न उत्पाद हमारे प्रदेश से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस कारण से इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम चीजों की शुरुआत यही से करते हैं, जहां पे एक एक चीजों का प्रमुखता से क्या होगा, बिंदुवार चर्चा किया जाएगा, ठीक है। रही बात कल की, तो कल के बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि कल जो हमने करंट अफेयर कराया था, हालांकि बड़े सकुशल तरीके से निकला भी, और बहुत सारे लोग इस क्लास से वहां पे उपस्थित भी थे, उन्होंने उस करंट अफेयर को देखा भी, सराहा भी। रही बात, हमने आपसे पूर्व में वादा किया था कि उसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो उसकी PDF अब आपके एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध है, और साथ ही साथ जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कहीं से भी उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर जो आपके पास समय लगता है तो आप नो डाउट आपने वीडियो तो देख रखी होगी, बहुत सारे पहलुओं को हमने चर्चा भी कर लिया। तो 6 महीने का एक करंट अफेयर का कलेक्शन, खास करके राज्य स्पेशल वाला, वो एक जिम्मेदारी हमारी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम अभी करेंगे, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, इसके बाद जो करेंगे वो कुछ और एडिशनल पहलुओं के ऊपर आधारित होगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे अगर जो बिंदुओं की बात करते हैं, तो बिंदुओं के रूप में आज की जो हमारी मुख्य विषय की बात की जा रही है वो क्या है, वो आपके प्रदेश की खेती बाड़ी अर्थात कृषि व्यवस्था देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कृषि की अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं, तो इसका संबंध हमारे प्रदेश में क्या होता है और कैसे कैसे इसके क्या क्या प्रमुख पहलू आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी जब बात करते हैं तो इस क्रम में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आखिर खेती बाड़ी में हमारे प्रदेश की कितनी जनसंख्या पार्टिसिपेट करती है। तो जब हम 2011 की जनगणना जानते हैं, और उस जनगणना के अनुसार अगर जो देखा जाए तो उस 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश में अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे प्रदेश में करीब करीब अगर जो बात करते हैं तो करीब करीब 59.3% लोग क्या होते हैं, आपके खेती बाड़ी से संबंधित होते हैं, ठीक है। कह सकते हो कि हमारे प्रदेश के 59.3% लोग क्या होते हैं, खेती से संबंधित हो जाते हैं, अर्थात कृषि के क्रम में जुड़े हुए जो श्रमिकों की संख्या है उनका पूरे जनसंख्या के क्रम में 59.3% वैल्यू देखने मिलती है, ठीक है। तो अब आप यूं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जब हम पूरे प्रदेश की अगर बात करते हैं 100%, कोई कह रहा है यूपी पुलिस में, हाँ बिल्कुल यूपी पुलिस में भी खेती बाड़ी पूछी जाती है, ठीक है। 100 अगर जो बात किया जाए ओवरऑल 100% की, तो उस 100% में आपका क्या हो जाता है, करीब करीब 60% लोग ऐसे हैं जो कि खेती बाड़ी से जुड़े हैं। अब यहाँ पे एक बिंदु खासा ध्यान रखिएगा कि इस खेती में भी क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार आपको मिलते हैं। इस खेती की जब बात करते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग पहलू होते हैं। एक अगर जो देखा जाए तो एक आपने देखा होगा खास करके जिसको हम कृषक की संज्ञा देते हैं, क्या बोलते हैं इसमें अगर बात करते हैं तो एक होता है कृषक। कृषक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद की क्या है, जमीन है, और वह खेती बाड़ी भी करता है। तो कृषक मतलब ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद की जमीन भी है और क्या करता है, यह आपका खेती भी करता है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो इस कृषक समूह का जो संदर्भ होता है वो आपको 30.3% के रूप में देख मिलता है। कितना? 30.3% की जब बात करते हैं तो ये संबंधित होता है आपके कृषक के रूप में। जबकि एक दूसरा जो वैल्यू होता है वो होता है आपका
कृषक मजदूर के रूप में। किसके रूप में? कृषक मजदूर। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में एक व्यक्ति होता है जिसके पास खेत भी है और खेती भी करता है, जबकि एक दूसरा जो व्यक्ति होता है जिसके पास खेत नहीं होता है, वो दूसरों के खेती पर कार्य करता है। और इस आधार पर अगर बात करते हैं तो उसकी संख्या जो होती है वो आपको 29% देखने मिलती है। अर्थात ऐसे लोग जिनके पास कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनके पास खेती नहीं है, केवल क्या करते हैं, वो दूसरों के खेती पे करते हैं, जिनको हम मजदूर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो खेती से जुड़े हैं। तो इस कारण से कह सकते हो कि यहाँ पे कह सकते हो कि कृषक मजदूर का क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 59.3% आपके खेती से संबंधित हो जाता है। और इसके अलावा बात करते हैं तो कृषक मजदूर कितने हैं, तो कृषक मजदूर 29% है, जबकि एक्चुअल कृषक की बात करते हैं तो इनकी संख्या 30.3% है। ठीक है, तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्या दिक्कत होगी? जब कुछ बताएंगे तब तो दिक्कत होगी, अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे प्रदेश के 59.3% लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं। इसी आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, जीडीपी की। ठीक है, विशेष अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं हम जीडीपी की बात करते हैं, और इस जीडीपी की जब बात की जाती है तो जीडीपी में भी क्या करता है, जीडीपी में खेतीबाड़ी अपना अंश सम्मिलित करता है। जनरली आप भी जानते हैं हमारी जीडीपी का जो स्वरूप होता है उसमें 3 भाग होते हैं, प्राइमरी भाग, सेकेंडरी भाग और टर्सरी भाग, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और फिर आपका तृतीयक क्षेत्र। इस अनुरूप अगर जो देखा जाए तो खेतीबाड़ी हमारे प्राथमिक भाग का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। और इसकी जब बात करते हैं तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे खास करके जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में हमारा योगदान क्या है। ठीक है, जीडीपी में योगदान क्या है आपके खेतीबाड़ी का। तो अगर हम अपने प्रदेश के जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में जो हमारे प्रदेश के खेतीबाड़ी का योगदान है वो कितना हो जाता है, तो आप भी जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर का जो ओवरऑल योगदान है वो आपको 27.5% देखने मिलता है। कितना? प्राथमिक सेक्टर की जब बात करते हैं तो इस प्राथमिक सेक्टर का योगदान खेतीबाड़ी में आपको 27.5% देखने को मिलता है। और इसी चूंकि प्राइमरी सेक्टर में भी क्या होती है, अलग अलग आपके क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, अर्थात खेतीबाड़ी होती है, मत्स्यन होता है, पशुपालन होता है, खनन होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है। तो इस कारण से प्राथमिक सेक्टर की जब बात करते हैं तो इस प्राथमिक सेक्टर में भी खेती का अंश कितना होता है, तो इस प्राथमिक में जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि का जो अंश होता है वो आपको 26.1% देख मिलता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी अर्थात जो हमारे राज्य की क्या होती है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। इन द सेंस राज्य का जो सकल उत्पादन होता है उस उत्पादन में कितना भाग आपके खेतीबाड़ी का होता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि कुल उत्पादन में प्राथमिक सेक्टर का जो क्षेत्र है वो 27.5% है, जबकि हम अपने यहाँ पे अगर जो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसका 26.1% वैल्यू आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जीडीपी में योगदान। ठीक है, जीडीपी में योगदान। इसी के साथ एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने अक्सर नाम सुना होगा औसत जोत। ठीक है, औसत जोत इन द सेंस कह सकते हो कि जो हमारे पूरे प्रदेश का कृषि समुदाय है, और कृषि समुदाय क्या करती है, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जब खेती बाड़ी की बात की जाती है तो जितना क्षेत्र जहाँ पे खेती होती है अगर उसकी बात करते हैं, ठीक है, जितना खेत जिस पे खेती की जाती है और जितने लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे यहाँ पे एक नंबर आता है औसत जोत के रूप में। क्लियर? और औसत जोत की जब बात करते हैं तो औसत जोत का संदर्भ क्या होता है? औसत जोत इन द सेंस वही हमारी की जो टोटल पॉपुलेशन होती है
और उसके एवज में जो हमारे यहाँ पे टोटल खेती वाली जमीन होती है उसको जब हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइड करते हैं, तो उसके आधार पे हमें औसत जोत देखने को मिलता है। हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे प्रदेश का औसत जोत कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलता है 0.76 हेक्टेयर। कितना? हमारे प्रदेश का जो औसत हेक्टेयर है वो आपको मिलता है 0.76 हेक्टेयर भूमि। क्या है ये? हमारे प्रदेश में वर्तमान में औसत हेक्टेयर के रूप में, औसत जोत के रूप में देख मिलती है। और इस आधार पर देखा जाए तो प्रदेश के बड़े भूभाग में खास करके लगभग बड़ी जनसंख्या के पास ये औसत वैल्यू है। कितनी है? लगभग आपके प्रदेश की जनसंख्या का 80.18% जनसंख्या इस औसत जोत को धारित करती है। जबकि ये औसत जोत क्या है? ये आपके राज्य का है। अगर यहीं पर हम देश की बात करें तो देश का औसत जोत कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा 1.08। कितना? 1.08 की जब बात करते हैं तो 1.08 हेक्टेयर क्या हो जाती है, ये आपके देश में देखने को मिलता है औसत जोत का क्रम। और पूरे देश की जनसंख्या के रूप में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा पूरे देश की करीब करीब 68.45% जनसंख्या ऐसी होती है जो आपके औसत जोत को धारित करती है। ठीक है, तो राज्य में औसत जोत क्या होता है, तो राज्य में औसत जोत की जब बात करते हैं तो ये आपके 0.46 है। जबकि देश की अगर बात करते हैं तो देश में कितना है, तो देश में आपको 1.08 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कृषि कौन से शेड्यूल में है, तो कृषि की जब बात करते हैं तो कृषि विशेष ध्यान रखिएगा किसके रूप में, तो खेती बाड़ी हमारे यहाँ पे राज्य सूची का एक प्रमुख विषय होता है। ठीक है, तो हेक्टेयर के क्रम में 0.76 हेक्टेयर राज्य के अंतर्गत आता है। जबकि केंद्र की अगर बात करते हैं देश की, तो आप भी जानते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और क्षेत्रफल के मामले में भी क्या है आपका उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। जबकि अन्य राज्यों की जब बात करते हैं तो जनसंख्या टुल्लू टुल्लू टाइप की है और क्षेत्रफल भी क्या है बिल्कुल कम है। तो इस कारण से अगर जो हम पूरे देश का औसत निकालेंगे तो ये संख्या हमारी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। करंट पीडीएफ कहाँ है, करंट पीडीएफ हमारे बैग में है, निकालते हैं। लाओ जी बैग लाओ। अरे महाराज बोल रहे हैं ना, करंट की जो पीडीएफ थी वो हमने डलवा दिया है, एप्लीकेशन पे भी आपका अवेलेबल है जिस कोर्स में है। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कि आज तक जितने कोर्सेज पढ़ाए हैं सब कोर्सेज में गई हो। ठीक है, तो आपका जो भी कोर्स है, चाहे परचम हो, चाहे सूरमा हो, चाहे विजेता हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे चपरासी का हो, जितना भी यूपी का एग्जाम है जितने में हमने पढ़ाया है हर जगहों पे उस पीडीएफ को लगवा दिया, पगलाओ ना। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी डलवा दिया, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सब्र कर लो, हमने बोला था ना कि पीडीएफ पड़ेगी तो पीडीएफ पड़ेगी, परेशान ना हो। यहाँ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो पूछा है कल की पीडीएफ हुआ, अरे मिलेगा, परेशान ना हो। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। औसत जोत का क्रम जो होता है वो आपको दो तरीके से मिलता है, एक तो होता है आपके राज्य के क्रम में और दूसरा हो जाता है आपका कहीं ना कहीं हम जब केंद्र की बात करते हैं तो उसके क्रम में। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इस चीज को विशेषतः ध्यान रखिएगा जब हम अपने यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अगले बिंदु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक बिंदु आपको और देख मिलता है जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, अपने यहाँ पे एक बिंदु को आधारित करते हुए, खास करके जिसको हम नाम देते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र। क्या बोलते हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र की जब बात करते हैं तो उस रूप में अगर जो बात किया जाए तो हमारे प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर इसकी संज्ञा की बात करें तो इस जलवायु क्षेत्र का क्रम किसके रूप में हो जाता है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो विशेष ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे इसका जो क्रम आपको मिलेगा। अभी हम उसको थोड़ा सा मैप के सहारे करेंगे क्योंकि उससे थोड़ा हमें क्या हो जाती है, सहूलियत मिल जाती है, नहीं तो आपका क्या हो जाता है, काफ़ी टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जब बात करते हैं तो इसका संदर्भ क्या हो जाता है अगर उसकी बात की जाए। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में विशेषतः देख मिलता है और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप भी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अगर उनके नंबर्स की बात करते हैं तो उनके नंबर्स कितने होते हैं, तो उनके नंबर्स कितने होते हैं, तो वो आप जानते हैं कि वर्तमान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन के जो नंबर्स हैं उनकी संख्या क्या है, तो वो आपकी हो जाती है 9। कितनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या प्रमुखता से आपकी 9 हो जाती है। और इन 9 की अगर बात करते हैं तो इन 9 का डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो आप यहाँ पे एक हल्की हल्की पट्टी के रूप में देख पा रहे होंगे, ये वाला जो बिंदु है
अर्थात इस भाग की अगर बात करते हैं तो ये वाला भाग क्या करता है, ये अपने आप में तराई भाग की बात करता है। किसकी? अगर इसकी बात करते हैं तो ये तराई के रूप में जाना जाता है, तराई के मैदान के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम भावर एवं तराई का मैदान बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, इधर की बात की जा रही है और इधर वाले भाग की अगर बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अपने यहाँ पे खासा अगर जो शब्दों की बात करते हैं तो इसको हम, चूंकि पश्चिम दिशा में पड़ रहा है और पश्चिम दिशा के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको हम नाम देते हैं पश्चिमी मैदान। क्या बोलते हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है पश्चिमी मैदान। ठीक है, पश्चिमी मैदान के बाद जो आपका अगला बिंदु आता है वो हमारे यहाँ पे क्या आता है, तो वो आता है मध्य पश्चिमी मैदान। ये वाला भाग आप देख सकते हैं। तो इस भाग की अगर बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मध्य पश्चिमी मैदान। चूंकि पश्चिम दिशा की तरफ है और साथ ही साथ मध्य में है तो इस कारण से इसको मध्य पश्चिमी मैदान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये वाला भाग, और इसकी जब बात करते हैं तो ये किधर है, ये पश्चिम की तरफ है और दक्षिण की तरफ है। तो इस कारण से इसको ध्यान रखिएगा, इसको जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम देते हैं, तो इसको जो नाम दिया जाता है वो हमारे यहाँ पे नाम दिया जाता है खास करके दक्षिण पश्चिम मैदान। क्या बोलते हैं इसको, खास करके हम अपने यहाँ पे अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये दक्षिण क्षेत्र में है और दक्षिण क्षेत्र में भी खास करके क्या है, ये सूखा वाला क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिण की अगर बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम में है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये दक्षिण पश्चिम में होने के साथ ही साथ क्या है, समशुष्क मैदान है। कैसा है, समशुष्क मैदान है। समशुष्क मैदान इन द सेंस कह सकते हो कि सेमी एरिड मैदान है, क्योंकि इधर की तरफ राजस्थान का क्षेत्र होता है और राजस्थान के साथ लगने के नाते इसको हम एक तरीके से मान सकते हैं कि राजस्थान के नाते ये क्या हो जाता है, ये राजस्थान के साथ तो लगता ही लगता है, लेकिन राजस्थान के साथ लगने के नाते यहाँ पे जो मैदान होता है वो सूखा क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अगला जो भाग होता है वो ये वाला भाग होता है और ये काफी बड़ा भाग आपके सामने दिख रहा है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा भाग है, तो ये आपके मध्य मैदान के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपको मध्य मैदान के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो मध्य मैदान की जब बात करते हैं तो ये बीच का बड़ा वाला भाग जो है जिसको हम सेंट्रल प्लेन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला भाग, इसको क्या बोला जाता है, तो इस भाग की अगर बात करते हैं तो इसका नाम विशेष ध्यान रखिएगा। इस भाग को हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस एक भाग को प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इसको हम अपने यहाँ पे बुंदेलखंड नाम देते हैं। किसको, इधर वाले भाग की जब बात करते हैं तो इसको क्या नाम दिया जाता है, ये हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड बोला जाता है। ठीक है, इसको हम बुंदेलखंड की संज्ञा देते हैं, बुंदेलखंड रीजन इसको बोला जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के अलावा अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है अगला जो बिंदु आता है वो आता है इधर की तरफ, और इसकी जब बात करते हैं तो ये कौन सा मैदान है, ये आप भी देख सकते हैं, ये दिशा है पूरब और ऊपर क्या है, उत्तर। तो इस तरीके से इसको उत्तर पूर्वी मैदान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्वी मैदान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसको उत्तर पूर्वी मैदान की संज्ञा देते हैं। जबकि अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अलावा ये वाला जो दूसरा भाग है, ये वाला भाग खास करके इसकी जब बात करते हैं तो ये वाला भाग क्या है, ये पूरी तरीके से क्या है, पूरब में है। तो इस कारण से इसको नाम दिया जाता है पूर्वी मैदान का। क्या बोलते हैं इसे पूरी तरीके से हम पूर्वी मैदान की संज्ञा देते हैं। जबकि ये जो छोटा सा प्रदेश है इसको क्या बोला जाता है, तो इसका नाम विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो छोटा सा मैदान है ये हमारे यहाँ पे किसके रूप में जाना जाता है, तो ये आप जानते हैं चूंकि ये विंध्यन का क्षेत्र होता है, विंध्यन पहाड़ी होती है, तो इस कारण से इसको विंध्यन मैदान बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खास करके कृषि जलवायु केंद्र क्या होता है, कृषि जलवायु केंद्र की जब बात करते हैं तो कृषि जलवायु केंद्र की संख्या कितनी है, तो ये संख्या आपको 9 देखने मिलती है। कितनी है, 9 संख्या वर्तमान में देखने मिलती है। अगर इनकी बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, तराई का मैदान, खास करके आपका पश्चिमी मैदान जिसको हम वेस्टर्न प्लेन बोलते हैं, इसके बाद आपका मध्य पश्चिमी मैदान जिसको हम सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन बोलते हैं, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान जिसको सेमी एरिड साउथ वेस्टर्न प्लेन बोलते हैं, इसके अलावा मध्य मैदान जिसको सेंट्रल प्लेन, बाकी बुंदेलखंड के रूप में ही, इसके बाद उत्तर पूर्वी मैदान जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन की संज्ञा देते हैं, पुनः आपका पूर्वी मैदान जिसको ईस्टर्न प्लेन बोला जाता है, और इसके बाद आपका विंध्यन क्षेत्र प्रमुखता से देखने मिलता है। अब इसकी अगर बात करते हैं तो इसका डिसाइड कैसे किया जाता है कि ये मैदान किस किस प्रकार से हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैदानों की जब बात करते हैं तो मैदान हमारे यहाँ पे
के आधार पे सुनिश्चित किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र में बारिश की मात्रा सबसे ज्यादा है और किस एक क्षेत्र में बारिश की मात्रा सबसे कम है। और इसके बाद अगर यहीं पर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो अगला बिंदु आता है वो ये आता है कि किस एक क्षेत्र में बरसात सबसे ज्यादा होती है उसका आधार, और दूसरा ये देखा जाता है कि मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है उसको भी देखा जाता है, और साथ ही साथ ये देखा जाता है कि कहाँ पे पानी की उपलब्धता क्या है, अर्थात पानी की उपलब्धता इन द सेंस कह सकते हो कि जब से पूर्वांचल में पानी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है जबकि बुंदेलखंड में सूखा क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इन्हें नोट कैसे कहें? अब भैया नोट करने के लिए बिल्कुल सीधी सी बात है, एक छोटा सा मैप बना लो और भैया उसी आधार पे क्या करो, इसको नोट कर लो। तो भैया आपके सामने क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र जो कि 9 होते हैं उनका क्रम आपको दिख मिलता है। ठीक है भैया, तो क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है भैया? नहीं ना? 7 जनवरी को क्लास ज्वाइन किया, इससे पहले की क्लास बिल्कुल मिलेगी, परेशान ना हो। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बाप रे बाप, यहां तक कोई दिक्कत है? बताओगे कुछ? इस बिंदु में कोई दिक्कत है? आज सही से नहीं पढ़ा रहे? अरे बाप रे बाप, कैसे पढ़ाया जाता? राहुल जी आपके लिए थोड़ा सा एक समय देना चाहेंगे, ठीक है? इस तरीके से अगर जो किसी का नाम लेके आप बिना मतलब कि इधर उधर की बकैती करेंगे तो अमूमन आप कह सकते हैं कि हो सकता हो कि अगली क्लास में आप ना देखें, ठीक है? तो अपना जो एक दायरा है, जो आपका संदर्भ है, वो केवल क्लास तक सीमित होना चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल का नाम ले करके, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल का नाम लेकर के अगर जो आप किसी भी बातों को रखते हैं तो मजबूरन हमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास से ब्लॉक करवाना पड़ेगा, ठीक है? आपका कोर्स डिसमिस करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बिंदु को समझ पाएंगे, खास करके राहुल के साथ ही साथ उन सारे लोगों को ये आपका एक तरीके से कह सकते हो कि मैसेज है, जो क्या करते हैं किसी दूसरे का नाम लेकर के टोन करते रहते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके अगर जो आप किसी एक का नाम लेकर के इस तरीके से बिहेव करते हैं तो चूंकि आप भी जानते हैं हमारे क्लास में ये बिंदु आपको नहीं समझ में आता है। समझ में नहीं आ रहा है भाई, सीधी सी बात है, समझने की क्या जरूरत है? हमने बताया ना कि हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने पाए जाते हैं, ठीक है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र की जब बात करते हैं तो उसका क्रम क्या हो जाता है, वो आपको देख मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 9 हो जाते हैं, ठीक है? क्या हो जाता है? 9 संख्या आपको देखने को मिलती है, ठीक है? जिला वाला सवाल इसमें नहीं आता है, ठीक है? इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है? इसके अंतर्गत आपको जिला से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन ना पूछा जाता है। केवल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीधा सा होता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से होते हैं, ठीक है? इतना क्वेश्चन पूछा जाता, बाकी और ना पूछा जाता। ये केवल हमने आपको एक मैप दिखा के ये बताने की कोशिश की कि अगर जो 9 मैदान है तो 9 मैदान कहाँ पे हैं और किस तरीके से लोकेटेड है, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? साइड में लिखवा दे? क्या साइड में लिखवा दे? कायदे से लिखा तो है भाई, ये कायदे से ना लिखा है का? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात, चलो पुनः देख लेते हैं, ठीक है? इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने चर्चा किया कि हमारे यहाँ पे क्या की बात की जा रही है, हमारे यहाँ पे खास करके उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र किसकी, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो कृषि जलवायु क्षेत्र, और कृषि जलवायु क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 9 है, ठीक है? इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपका कृषि जलवायु क्षेत्र होता है उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र भी देखने मिलता है। कौन सा? कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र भी हमारे यहाँ पे हो जाता है, और इसकी जब बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी है, तो ये आपको 20 देखने को मिलती है, ठीक है? तो नंबर कई बार सीधे सीधे पूछे गए हैं कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपको देख मिलता है किसके रूप में, वो देख मिलता है खास करके, ठीक है? वो देख मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम देखने को मिलता है, ठीक है? क्लियर? तो ये
9 जलवायु क्षेत्र क्या हो जाते हैं, हमारे उत्तर देश में प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 9 जलवायु क्षेत्र आपके क्या हो जाते हैं, प्रमुखता से आपके उत्तर देश में देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब यहीं पर अगर जो हम खेती बाड़ी की बात करें तो एक बिंदु आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमारे प्रदेश में कितना खेती किया जाता है और किस तरीके से आपकी खेती की जाती है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बिंदु तो यह आता है कि यह आंकड़े कैसे निकलते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये आंकड़े समय समय पर निकाले जाते हैं, जो कृषि मंत्रालय होती है, और वही बताती है, ठीक है, वही बताती है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो क्या करता है, खेती बाड़ी के क्रम में आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करते हैं तो हमारा जो रिपोर्ट है वो आपका कह सकते हैं कि 2016-17 के आधार पे, 16-17, 17-18 के आधार पे है, और उस आधार पे अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली बिंदु तो यही आती है कि हमारे प्रदेश में कुल कितने खेतों पर हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। चूंकि आप भी जानते हैं हमारे पूरे प्रदेश में खेती ना हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोकेशन ऐसे हैं जो पहाड़ी हैं, कुछ लोकेशन ऐसे हैं जो आपके क्या हो जाते हैं, एक तरीके से ताल तलैया टाइप के हैं, नहर वगैरह हैं, स्कूल है, गांव है, तो वहां पे खेती ना होती है। केवल कुछ एक ऐसे विशुद्ध क्षेत्र हैं जहां पे खेती बाड़ी की जा सकती है। और इस आधार पे अगर देखा जाए तो इस आधार पे ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, क्या करा है, कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपके उत्तर देश में कितना देख मिलता है, और कृषि योग्य भूमि की जब बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा देश के अंतर्गत। अगर जो देश के अंतर्गत बात किया जाए तो हमारे यहाँ पे जो पूरी भूमि हो जाती है वो लगभग अगर देखा जाए तो अगर जो पूरे देश की बात करें, पूरे भारत की, तो उस पूरे भारत की लगभग 10.39%, कितना, 10.39% भाग क्या होता है, हमारे उत्तर देश में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर जो खेती की बात करते हैं तो उस खेती के आधार पे हमारे उत्तर देश में पूरे देश का कितना परसेंट भाग क्या है, खेती योग्य अवेलेबल है, तो आपका 10.39% आपको देखने को मिलता है। जबकि यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कितना क्षेत्र ऐसा है, क्या है, कितना क्षेत्र ऐसा है जिसको हमने क्या किया है, शुद्ध तरीके से बोया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो ये आपको मिलता है 165 लाख हेक्टेयर के रूप में। कितने के, 165 लाख हेक्टेयर की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल के रूप में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर यहीं पे बात करें, ठीक है, आप पुराने लक्ष्य से पढ़ रखे हो तो बिल्कुल वही चीजें हैं, ऐसा कोई ना है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, तो आप रिवीजन कर ले, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो वो 165 लाख हेक्टेयर के रूप में मिलता है। जबकि अगर जो हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे यहाँ पे शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना होता है, और अगर जो इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जब हम किसी फसल को लगाते हैं तो सब फसल लगाने के बाद उसके सिंचाई की भी बात की जाती है। ठीक है, और सिंचाई के क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, अर्थात कह सकते हैं कि जो टोटल इरिगेटेड लैंड है उसका कितना परसेंट क्षेत्र आपको सिंचाई के क्रम में देख मिलता है, तो ये आपको देख मिलता है किसके रूप में, वो देख मिलता है 216 लाख हेक्टेयर के रूप में। कितने के रूप में, 216 लाख हेक्टेयर की जब बात करते हैं तो ये इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कैसे हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमारे प्रदेश में बहुत जमीन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे खेती का प्रकार अलग है। जैसे हम अगर जो एक एग्जांपल की बात करें तो आप भी जानते हैं एक साल में 3 फसलें लगाई जाती है। कायदे की बात अगर जो करें तो आप भी जानते हैं एक फसल होती है रबी की, एक फसल होती है खरीफ की, और एक फसल होती है आपकी जायद की। ठीक है, हमारे यहाँ पे जायद की फसल कम लगाई जाती है। मान लेते हैं हमने 40% क्षेत्रफल पे आपकी जायद की फसल उत्पादित की, लेकिन हमने क्या किया, खरीफ की फसल लगभग 90% और रबी की फसल आपकी 90% उत्पादित किया। तो इस आधार पर अगर जो आप जोड़ पाए, हल्का फुल्का भी जोड़ पाए, तो 9 दूना 18, 18 4 120, अर्थात 220% पे क्या किया आपने, लगभग खेती कर ली। तो इस तरीके से हमें देख मिलता है कि एक ही जमीन पे हम 3 बार खेती करते हैं, तो इस कारण से इसकी जमीन की मात्रा ज्यादा आपको दिखती है। ठीक है, तो 216 लाख हेक्टेयर की जब बात करते हैं तो 216 लाख हेक्टेयर पे हमने क्या किया है, सकल सिंचित क्षेत्र अर्थात सिंचाई व्यवस्था डेवलप कर रखी है। लेकिन ध्यान रखिएगा
अब जहां पे सिंचाई व्यवस्था डेवलप की है, क्या वहां पे सिंचाई के साधन उपलब्ध है कि नहीं है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं हमने अपने खेत पे फसल लगाई और हमने सोचा कि भगवान की बारिश होगी और फसल क्या होगी, लहलहा उठेगी। संयोग से वहां पे बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब वो फसल आपका बेकार हो जाएगा, मतलब कम उत्पादन होगा। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो सकल सिंचित क्षेत्र आपको यहाँ पे देख मिलता है, जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें शुद्ध सिंचित क्षेत्र का तो उसका क्रम आपको अलग देख मिलता है। ठीक है, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र की जब बात करते हैं तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र हमारे प्रदेश में कितना होता है, इस चीज को विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो हमारे प्रदेश में है वो आपको देख मिलता है 143.3 लाख हेक्टेयर। कितना? 143.3 लाख हेक्टेयर। क्लियर? तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बिंदु में कोई समस्या हो तो आप जरूर बताएं। क्यों? क्योंकि जब हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका क्रम 165 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र हमने बताया कि पूरे हम ओवरऑल क्षेत्र की बात करते हैं जिसको हम कभी भी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे सिंचाई नहीं हो पाती है, जबकि ऐसे क्षेत्र जिनकी हम सिंचाई कर पाते हैं उनकी मात्रा कितनी है, तो ये शुद्ध सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पे आपको 143.3 लाख हेक्टेयर आपको सिंचाई के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो उसे जरूर बता दें। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताएं। 20 के बारे में बताएं। 20 रुपए दो तो एक कहानी की बात बताएं। ठीक है, 20 रुपए दोगे तभी बात बताई जाएगी, तो इस कारण से इसको परेशान ना हो। 20 के नंबर ना पूछे जाते हैं, जो आपको पूछा जाता है उसको हमने बता रखा है। ठीक है, इतने बहना ज्ञानी बनो। 9 में तो हालत खराब हो जा रही है, 20 बताएंगे तो फिर भाग जाओगे। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत समस्या है। का समस्या है हो बताइबो? डेली क्लास चलती है ना, ये क्लास महीने में एक दिन चलती है। आपने देखा होगा ना कि महीने के 4 सोमवार होते हैं, तो उस टाइप का ये क्लास भी चलता है, केवल मंगलवार चलता है। पारिस्थितिकी ना समझते हो, एनवायरमेंट ना जानते का, थोड़ी बहुत मात्रा में ना जानते। पारिस्थितिकी मतलब जो हमारा चारों तरफ का एक तरीके से पर्यावरण होता है, उस पारिस्थितिकी में जितने लोग निवास करते हैं, चाहे वो आपके मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो या जलीय जीव हो, इन सब की जब बात करते हैं तो इन सब का क्रम आपको देख मिलता है, खास करके किसके रूप में? आपके पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में। ठीक है, तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं अलग अलग बिंदुओं का। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम फसलों की बात करें तो फसलों के बाद हमारा जो अगला क्रम आता है वो आता है फसल उत्पादन का। ठीक है, अर्थात हम बात करते हैं फसल उत्पादन, और फसलोत्पादन की जब बात करते हैं तो इसका क्रम कितने रूप में दे मिलता है, और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका संदर्भ क्या हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो फसल का उत्पादन होता है वो किस प्रकार से होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके हम अलग अलग आधार रखते हैं। ठीक है, अलग अलग आधार पे क्या करेंगे, हम फसलों के उत्पादन की प्रमुखता से बात करेंगे। जैसे फसलें के क्रम में पहला जो हम आधार लेते हैं वो लेते हैं हमारे यहाँ पे ऋतुओं के आधार पे, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे उत्तर देश में क्या होता है, 3 ऋतुएं होती हैं। तो ऋतुओं के आधार पे कौन सी फसल हमारे यहाँ पे प्रमुखता से लगाई जाती है। अगर ऋतुओं के आधार पे देखा जाए तो हमारी जो पहली फसल होती है उसका नाम क्या होता है, तो पहली फसल की अगर बात करते हैं तो उसको हम खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहली फसल की अगर बात करते हैं तो इसको हम खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ फसल के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, इस खरीफ फसल की अगर बात करते हैं तो खरीफ फसल का क्या संबंध है विशेष। अगर इसकी बात करते हैं तो सामान्यतः आप भी जानते हैं खरीफ मतलब ऐसी फसल जिसमें खारापन क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा कुछ होता है का हा? खरीफ जिसमें क्या होती है, फसलों में खारापन होती है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, हमें जहां तक पता है कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता ना, बिल्कुल।
सही करो। ऐसी फसलों का संबंध जिनमें खारापन का कोई लॉजिक ना होता है, खारापन तो कोई मतलब ना बनता किसी फसल में। हम जब फसलों की बात करते हैं तो कह सकते हो कि ऐसी फसलें जो हमारे यहाँ पे क्या की जाती हैं, खास करके वो देखा जाए तो ये बरसात के समय पर बोली जाती हैं। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? बरसात की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, इसका उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? खरीफ फसल। तो विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब क्लियर है, तो यहां तक ध्यान रखिएगा। अरे वो वॉइस का इशू आता रहता है, कहा है आवाजें तो है, कभी आएगी कभी जाएगी, उससे काहे इतना परेशान होते हो? ठीक है, आवाज के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे खरीफ फसल को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा जून जुलाई महीने में ये फसल लगाई जाती है। और सबसे पहली बात होती है कि इस फसल की जब बात करते हैं तो इस फसल के लिए हमें उच्च तापक्रम जरूरी चाहिए, अर्थात हाई टेम्परेचर की बात होती है। तभी आपने देखा होगा कि इस जून जुलाई के महीने में क्या होता है, गर्मी की मात्रा चरम पे होती है। और जाहिर सी बात है उच्च तापक्रम के साथ, ठीक है, उच्च तापक्रम एवं अगर जो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आर्द्रता की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा बरसात के समय में कितना क्या होता है, उमस वाला मौसम होता है। तो इस कारण से कह सकते हो कि हमारे बरसात के समय पे जहाँ पे जून जुलाई महीने में फसल लगाई जाती है, जहाँ पे तापक्रम क्या होता है, अधिक होता है, और ह्यूमिडिटी की जब बात करते हैं, आर्द्रता की जब बात करते हैं, तो ये भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इसकी आवश्यकता होती है। तो उच्च तापक्रम एवं आर्द्रता की आवश्यकता इस फसल के लिए होती है। ठीक है, इस फसल के लिए इसकी आवश्यकता होती है। प्रमुखतः से अगर यहां पे बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल प्रमुख रूप से आपके लगाए जाते हैं, तो उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में कौन कौन सी फसलें, ठीक है, उदाहरण की जब बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में कौन कौन सी फसलें, ठीक है, उदाहरण की अगर बात करते हैं तो यहां पे विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे आप भी जानते हैं धान, धान के अलावा मक्का, मक्का के साथ आपका ज्वार। ठीक है, धान, मक्का, इसके अलावा ज्वार, ज्वार के अलावा अगर बात करते हैं तो ये पे ध्यान रखिएगा आपका बाजरा, बाजरा, साथ ही साथ आपका सोयाबीन, बाजरा और फिर आपका सोयाबीन, इसके अलावा मूंगफली, मूंगफली, बाजरा, सोयाबीन और फिर आपकी मूंगफली। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका कपास, कपास, इसके अलावा जूट, कपास और फिर आपकी जूट, साथ ही साथ अरहर, अरहर, अरहर को हम अपने यहाँ पे तूर दाल भी बोलते हैं। अरहर के अलावा सूर्यमुखी, सूर्यमुखी, और सूर्यमुखी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका तंबाकू। अब तो कम पुराने समय में इस टाइप के नाम हम देखने को मिलते थे, सुंदरमुखी, चंद्रमुखी टाइप का। ठीक है, अब तो पुराने समय के नाम चेंज हो गए, अब तो बहुत स्मार्ट टाइप के नाम आते हैं। पुराने समय में कह सकते हो कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे बचपन वाले स्कूल में इस टाइम के बहुत सारे नाम होते थे, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, कलाकांति और दुनिया भर के नाम होते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा। खास करके जब हम बात करते हैं खरीफ फसलों की, तो खरीफ फसलों में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो फसलों के क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, किसकी बात की जा रही है, फसलों के अंतर्गत जो आपकी फसल लगाई जाती है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इसके अलावा तंबाकू है, सूर्यमुखी है, अरहर तूर है,
जूट दाल ना होता बल्कि जूट रेशे वाली फसल होती है। और इसके अलावा यदि दिया जाए तो यहीं पे आपका कपास का उत्पादन बड़े स्तर पे आपको देख मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इन फसलों की बात करते हैं तो इन फसलों में एक बिंदु काफी परीक्षा में आपके पूछा जाता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे आपको नोटिफाई करा देते हैं। क्या पूछा जाता है? अगर हम अपने यहाँ पे इस सोयाबीन फसल की बात करें तो सोयाबीन के बारे में आप जानते होंगे कि सोयाबीन द्विदल की फसल होती है, ये तो बात क्लियर है। दलहन वाली फसल होती है। जनरली अगर जो हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब हम दलहन फसलों की बात करें तो दलहन फसलें बड़े स्तर पे क्या होती हैं, हमारे रबी सीजन में उत्पादित की जाती हैं। और इनकी अगर बात करते हैं तो इनका संदर्भ क्या हो जाता है, खास करके जब बात करते हैं तो ये सोयाबीन की जब बात करते हैं तो सोयाबीन वाली फसलें दलहन की फसल है तो देखा जाए रबी में होता है, और इसी कारण से हमें कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सोयाबीन के पेराई करने के बाद हमें तेल की प्राप्ति भी होती है, और इस कारण से कह सकते हो कि तेल वाली जो फसलें होती हैं वो भी रबी सीजन में लगाई जाती हैं। तो बच्चे के माइंड में ये क्लिक करता है कि कह सकते हो क्या हो जाता है, बच्चे के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं क्लिक करता है कि अगर जो ये दाल वाली फसल है या तेल वाली फसल है तो रबी सीजन में होगी। और उसी कंफ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करने की बात करें कि ये भले दाल वाली फसल है, तेल वाली फसल है, लेकिन इसको आपके खरीफ सीजन में लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली भी इसी तरीके की फसल है। मूंगफली में भी क्या होता है, दो दाल पाई जाती है। इस समय सीजन चल रहा है, आपने बड़े स्तर पे देखा होगा, सीजन के अंतर्गत देखा जाए तो आपकी मूंगफली की फसल बड़े स्तर पे उत्पादित की जाती है, ये द्विदलीय होती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, इससे तेल की भी उत्पादन की जाती है। मूंगफली का तेल आपने अक्सर सुना होगा, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि दाल वाली फसलें होने के बाद भी, खास करके द्विदलीय फसल और तेल वाली फसल होने के बाद भी क्या हो जाती है, ये आपके रबी सीजन में नहीं बल्कि खरीफ सीजन में उगाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, सूर्यमुखी जी की जब बात करते हैं तो सूर्यमुखी जी भी क्या होती है, इसी तरीके से एक फसल होती है। इनकी अगर बात करते हैं तो इनसे भी तेल का उत्पादन होता है। तेल वाली फसल पुनः आपको याद आता है कि ये रबी फसल की होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा तेल वाली फसल रबी में नहीं बल्कि जब सूर्यमुखी की बात करते हैं तो ये भी तेल उत्पादित करती है, जबकि ये खरीफ सीजन में लगाई जाती है। एक फसल और ध्यान रखिएगा, अरहर की जब बात करते हैं या तूर दाल की जब बात करते हैं तो ये भी फसल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जनरली दाल वाली फसलों को जिसको हम प्रोटीन के सोर्स के रूप में जानते हैं, उन सबका बड़े स्तर पे उत्पादन आपके रबी सीजन में होता है, जबकि यहाँ पे ये फसल आपके खरीफ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये चार फसलें आपको लेकर के कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कराता है, खास करके चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सूरजमुखी हो या फिर आपका अरहर हो। इन चार फसलों की जब बात करते हैं तो इनको जब परीक्षा में पूछा जाता है तो हमारा माइंड कहता है कि नहीं ये रबी फसल होंगी, लेकिन कायदे से ये क्या होती हैं, ये हमारे यहाँ पे खरीफ सीजन के रूप में आती हैं। और तंबाकू की तो बात ही क्या कहनी, तंबाकू तो आपकी निराली फसल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मटरवा कहानी का पढ़ावत चाहो चाचा ए बीरा बने बातो ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एक आध बीरा लगा के बैठे होंगे। ठीक है, तो उससे एनर्जी मिलती है, ऐसी बात ना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्लास में मन लगता है, पूरी तरीके से पढ़ाई होती है, नींद नहीं आती है, तन्मयता बनी रहती है, और इस कारण से आप लोग उसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये खरीफ फसलों के अंतर्गत क्या होती है आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलेगा, इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगली फसल जो होती है वो आती है हमारी दूसरी फसल। और दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरी फसल के रूप में क्या नाम होता है, तो दूसरी फसल की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, दूसरी फसल होती है आपकी रबी की फसल। क्या हो जाती है, दूसरी फसल की जब बात करते हैं तो दूसरी फसल होती है आपकी रबी की फसल। और इस रबी के फसल की जब बात करते हैं तो रबी की फसल मतलब कोई रबी नाम का लड़का नहीं जिसके खेत की बात की जा रही है। ये जो रबी की फसल होती है वो सामान्यतः सीजन के ऊपर आधारित होती है। चूंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे नवंबर में लगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इस फसल को लगाई जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब ये फसल लगाई जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
जब फसल की बुआई होती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस फसल का जब उत्पादन होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है। फसल का उत्पादन कब होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च में होता है। तो उस टाइम पे टेम्परेचर आपने देखा है सर्दी अपने चरम पे होती है, इन द सेंस कह सकते हो कि टेम्परेचर आपका कम होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अक्टूबर नवंबर में आपकी फसल लगाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी अगर बात करते हैं तो इसके लिए जब फसल लगाई जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके टाइम पे क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होती है, लेकिन जब फसल पकती है तो टेम्परेचर आपका कम होता है। कुछ प्रमुख फसलों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रमुख फसलें इसमें उदाहरित की जाती हैं, उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण स्वरूप विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे प्रमुख फसल जो लगाई जाती है वो आपकी लगाई है गेहूं के रूप में। किसके रूप में? गेहूं की अगर बात करते हैं तो गेहूं, इसमें गेहूं के अलावा आपका जौ। ठीक है, गेहूं की अगर बात करते हैं तो गेहूं की फसल, साथ ही साथ आपके जौ की फसल। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा चना की फसल, और चना के अलावा अगर बात करते हैं तो आपके मटर की फसल। ठीक है, मटर की जब बात करते हैं तो मटर भी इसी के अंतर्गत आपका उत्पादित किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा सरसों की फसल जो खासा तेल के लिए मशहूर है। सरसों के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा मसूर की फसल, और मसूर के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे आपके आलू की फसल। ठीक है, तो ये सारी फसल ऐसी होती हैं जो बड़े स्तर पे क्या की जाती हैं, रबी सीजन में आपकी लगाई जाती हैं। ठीक है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, इस तरीके से जो आपकी प्रमुख फसलें होती हैं वो आपके रबी सीजन में लगाई जाती हैं। क्लियर है? साथ ही साथ अगर यहीं पर देखा जाए, ठीक है, अगर यहीं पर देखा जाए तो आपकी तीसरी जो फसल होती है वो आपको देख मिलती है जायद फसल के रूप में। किसके रूप में? तीसरी जो फसल होती है वो आपकी हो जाती है जायद फसल के रूप में। और इस जायद फसल की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या होता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, जायद फसल की अगर बात करते हैं तो ये जो आपकी फसल होती है वो सामान्यतः हमारे यहाँ पे क्या होती है, जब हमारे यहाँ पे तेज गर्मी होती है, क्या होती है, तेज गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे इसको लगाया जाता है, कह सकते हो कि आपके अप्रैल मई महीने में। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो इस फसल को हम अपने यहाँ पे अप्रैल से मई महीने में लगाते हैं, महीने में लगाया जाता है। और जाहिर सी बात है इस फसल की जब बात करते हैं तो इस फसल को इतनी गर्मी में लगाया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, चूंकि गर्मी में आपने देखा दिनों की संख्या बड़ी होती है, उसका ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, तो यूं कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्रकाश काल के अंतर्गत, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इन फसलों के लिए प्रकाश काल अधिक चाहिए होता है। क्या चाहिए? प्रकाश काल की जब बात करते हैं तो प्रकाश काल की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश काल की अधिक आवश्यकता होती है। और प्रकाश काल के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान रखिएगा टेम्परेचर, चूंकि आप भी जानते हैं इसी टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर भी अधिक मात्रा में होता है। तो प्रकाश काल और टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो इनकी क्या होती है, इस फसलों को अधिक आवश्यकता होती है। तभी आप देख पा रहे हैं कि इन फसलों को हम इसी टाइम पे क्या करते हैं, लगाते हैं। और जाहिर सी बात है इन फसलों की जब बात करते हैं तो इन फसलों में प्रमुखतः से कौन सी फसल लगाई जाती है, तो यहाँ पे जो फसलें लगाई जाती हैं वो सामान्यतः बिसर्पी लता वाली फसल होती हैं। किस प्रकार की? बिसर्पी लता वाली फसल होती हैं। बिसर्पी लता वाली फसल इन द सेंस ऐसी फसल जिसमें खुद का तना नहीं होता है, बल्कि वो किसी दूसरे के सहारे बढ़ती है। और इसकी जब बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से जैसे आपने नाम सुना होगा खरबूज, खरबूज के अलावा तरबूज, तरबूज के अलावा आपका ककड़ी, ककड़ी के अलावा खीरा। खीरा का नाम याद आता है तो हमें तो एक चीज याद आती है, गांव देहात में आप जो होंगे गांव से ही संबंधित होंगे, तो गांव में जब कभी शादी पड़ती है तो ससुरा अपने घर पे खीरा कभी ना मिलता है, तो इस कारण से जब शादी में जाते हैं तो वो जो बम्बई से आए रहते हैं तो क्या करते हैं, खीरा, खीरा लाओ, खीरा लाओ, खीरा लाओ। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्याज बोला जाता है सामान्यतः, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं कांदा लाओ, कांदा। जब तक सलाद में कांदा नहीं ससुरे पा जाएंगे, ऐसा लगता है कि 5 साल से पुराने भूखे पड़े हैं, तब तक उनको खाना ना पचेगा। ठीक है, खीरा और इसके जब नाम आते हैं तो बड़ा मजा आता है कि कुछ हो चाहे ना हो, अपने घर पे पता नहीं नमक रोटी खा रहे हैं, का खा रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जब ससुरा किसी के यहाँ पे शादी पे जाएंगे तो उसकी इज्जत देने पे इतने उतारू हो जाते हैं कि वहाँ पे जब तक उनको सलाद नहीं मिलेगा तब तक इनको खाना नहीं असर करेगा। क्लियर? तो खरबूज, तरबूज,
ककड़ी और खीरा, ये जो प्रमुख फसलें होती हैं इसका उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो आपकी सब्जी होती हैं, इन सब्जियों का भी उत्पादन किया जाता है। सब्जी में जैसे आपका कह सकते हो कि सीताफल हो गई, लौकी हो गया, इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो परवल हो गया, खीरा ककड़ी के अलावा अगर देखा जाए तो बीन्स हो गए। इन सारी फसलों की जब बात करते हैं तो इनका उत्पादन क्या होता है, यहाँ पे आपको बड़े स्तर पे देख मिलता है। ठीक है, तो मौसम के आधार पे क्या हो जाती हैं, ऋतु के आधार पे हमारे यहाँ पे ये 3 फसलें आपको देख मिलती हैं। ठीक है, तो 3 फसलों की जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 फसलें क्या हो जाती हैं, इन 3 फसलों की जब बात करते हैं तो इन 3 फसलों का क्रम क्या हो जाता है, ये आपको देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, हमारे प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे प्रदेश के अंतर्गत ये 3 प्रमुख फसलें क्या हो जाती हैं, देखने को मिलती हैं। क्लियर है। अब अगर इसके आगे की बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अब आधार चेंज होगा। आधार चेंज होगा इन द सेंस, अब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो फसलें पाई जाती हैं, अगर हम उनको जीवन चक्र के आधार पे देखें, किसके आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे देखें, तो जीवन चक्र के आधार पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो जीवन चक्र के आधार पे हमारे प्रदेश में जो प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो इन फसलों के नाम प्रमुखता से ध्यान रखिएगा। अगर जो सबसे पहले फसल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जीवन चक्र इन द सेंस उनके लाइफ साइकिल की बात हो रही है, और लाइफ साइकिल के आधार पर हम पहले फसल की जब बात करते हैं तो कह सकते हो कि आपके 1 वर्षीय फसल, क्या बोल सकते हैं, पहले फसल की जब बात करते हैं तो उसको हम 1 वर्षीय फसल की संज्ञा देते हैं। अर्थात एक ऐसी फसल जिसकी क्या कर सकते हैं, जिसकी उत्पादन क्या है 1 साल में ही कर लिया जाता है। ठीक है, एक ऐसी फसल जिसका उत्पादन क्या होता है 1 ही साल के अंतर्गत आपका कर लिया जाता है। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि ऐसी फसल, ठीक है, ऐसी फसल जिसके उत्पादन के लिए, ऐसी फसल जिसके उत्पादन के लिए आपका क्या होता है 1 वर्ष से भी कम का समय लगता है। ठीक है, क्या होता है, ऐसी फसल जिसके उत्पादन के लिए क्या होती है, फसलें 1 वर्ष का समय लेती हैं, 1 वर्ष का समय लेती हैं। ठीक है, प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इन फसलों का जो उत्पादन होता है वो 1 साल के अंदर किया जाता है। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो आपके कुछ एक प्रमुख उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में वही सारी फसलें, चाहे वो आपके देखा जाए तो कह सकते हो कि आपका जो गेहूं हो गया, गेहूं के रूप में, गेहूं के अलावा अगर बात करते हैं तो आपका धान हो गया, धान के अलावा मटर हो गया, मटर के अलावा जौ हो गया, जौ के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका सरसों हो गया। तो इस तरीके से जो आपकी प्रमुख फसलें होती हैं जिनका उत्पादन क्या होता है आपके 6 महीने 8 महीने में कर लिया जाता है, अर्थात 1 साल के अंतर्गत ही कर लिया जाता है, तो उनको हम क्या करते हैं अपने यहाँ पे 1 वर्षीय फसल के अंतर्गत देखते हैं। किसके अंतर्गत, 1 वर्षीय फसल के अंतर्गत हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो अगली फसल जो आती है वो खास करके आपको देख मिलती है जिसको हम दूसरे नंबर की फसल मानते हैं, और उसको हम द्विवर्षीय फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जाहिर सी बात है कि ये फसल क्या होगी आपके 2 वर्षों में उत्पादित की जा रही होगी, अर्थात द्विवर्षीय फसल। द्विवर्षीय फसल की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा द्विवर्षीय फसल का जो संबंध होता है वो हमारे यहाँ पे ऐसी फसलों का होता है, कह सकते हो कि ऐसी फसल जिनके उत्पादन में क्या होता है आपका कह सकते हो कि 1 साल से ज्यादा का समय लगता है और 2 साल से कम का समय लगता है। तो यूं कह सकते हो कि ऐसी फसल जिनके उत्पादन में क्या होता है 2 वर्ष का समय लगता है, लगभग 2 वर्ष का समय लगता है, उन फसलों को हम क्या मानते हैं इसके अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है, समय लगता है तो उनको द्विवर्षीय फसल प्रमुखता से बोला जाता है। ठीक है, इन फसलों की अगर बात करते हैं तो इसमें उदाहरण के रूप में विशेषता ध्यान रखिएगा। सबसे पहले फसल की जब बात करते हैं तो सबसे पहली फसल कौन सी है, तो ये ध्यान रखिएगा चुकंदर की जब बात करते हैं तो चुकंदर क्या होता है इसी के अंतर्गत हो जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो गन्ने की फसल भी इसी में हो जाती है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि गन्ना 1 ही साल में होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा गन्ना 1 ही साल में होता है, आपका कहना सत्य है, लेकिन वो गन्ना जो आपकी क्या होती है मिल पे जाती है। लेकिन कायदे से आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं गन्ने की एक बार कटाई कर देते हैं,
देखा भी होगा गांव में कि गन्ने की एक बार कटाई कर दी जाती है और उसके बाद उसी जड़ से ही क्या होता है, दोबारा एक बार गन्ना निकलता है। तो सामान्यतः एक बार गन्ने की खेती करने के बाद हम क्या करते हैं, उससे 2 बार फसलें लेते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि गन्ने की फसल क्या होती है, आपके 2 साल उगाई जाती है। क्लियर है, हमारी बात समझ पा रहे हैं? गन्ने की फसल 2 बार उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार लगाया तो उसके बाद लगभग 7-8 महीने 1 साल के अंदर क्या हुआ, काट लिया और उसको क्या किया, मिल पे भेज दिया। लेकिन क्या उस खेत की जुताई होती है? नहीं होती है। उसको वैसे ही रखा जाता है, बल्कि उसकी गुड़ाई करके, सिंचाई करके हम पुनः उसको तैयार करते हैं। फिर से क्या होती है, उसमें दोबारा एक बार और फसल लगाई जाती है। ठीक है, तो इस कारण से कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे गन्ने की फसल द्विवर्षीय फसलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, साथ ही साथ अब अगर देखा जाए तो हमारी तीसरी फसल जो आती है, जाहिर सी बात है 1 साल की बात हुई, 2 साल की बात हुई, इसके बाद इससे ज्यादा सालों की बात होगी। अर्थात कह सकते हैं कि हमारी अगली जो फसल होगी वो हो जाएगी बहुवर्षीय फसल के रूप में। किसके रूप में? बहुवर्षीय फसल की जब बात करते हैं तो उसके रूप में देख मिलेगी। अर्थात ऐसी फसलें जो अपने फसल के काल के लिए क्या करती हैं, ऐसी फसलें जो क्या कर रही हैं, जिनके उत्पादन में क्या होता है, आपका 2 वर्ष से ज्यादा का समय लगता है। 2 वर्ष से क्या होता है, 2 वर्ष से ज्यादा का समय लगता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे पहली फसल हो गई जो 1 साल में उत्पादित होती है। दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरी फसल क्या होती है, जो आपके यहाँ पे 2 साल के अंतर्गत उत्पादित होती है। और तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी आपको देख मिलेगी किसके रूप में, तो तीसरी फसल ऐसी होती है जो क्या होती है, 2 से ज्यादा साल लगाती है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की घास वगैरह होती है, तो आपने देखा भी होगा कि घास की कटाई हम क्या करते हैं, एक बार घास की फसल लगा दी जाती है तो वो घास की फसल क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, और उस घास को हम 1 बार काट के लाते हैं, 2 बार काट के लाते हैं, 3 बार काट के लाते हैं, 4 बार कटाई करके लाते हैं। अरे गांव में बरसीम काटे हो कि ना काटे हो, सीधी सी बात है। तो बरसीम आपने देखा होगा कि बरसीम की कटाई 1 बार होती है, फिर से ससुरा निकल जाता है, फिर कटाई होती है, फिर से निकल जाता है, फिर कटाई होती है, फिर से निकल जाता है। मतलब उस बरसीम को अंततः किसान क्या करता है, हार जाता है, बोलता है बाबू खत्म हो जा, और उसकी जुताई कर देता है। ठीक है, तब तक उस ससुरा क्या करता है, उत्पादित होता रहता है। ठीक है, तो घास की जितनी भी फसलें होती हैं वो जितनी बार आप काटते जाते हैं उतनी बार क्या होता है, उत्पादित होता रहता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक कोई बिंदु हो तो आप एक बार बता सकते हैं। आपको 1 मिनट का समय है, अगर जो कोई समस्या लगती है तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर? करंट वाला पीडीएफ बिल्कुल नहीं देंगे, कुछ करोगे? महाराज पहले बता रखे कि जितनी कोर्सेज हमने कराई है उन सब कोर्सेज में वो पीडीएफ लग गया है, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। मतलब हद कर रखे हो, करंट वाला पीडीएफ। जब बोल दिया था मिलेगा तो मिलेगा, परेशान हो जा रहे हो। हाँ, बरसीम 5-6 महीने में होता है सुमन राय जी, लेकिन आप सही कह रहे हो। ठीक है, हमने उसका एक एग्जाम्पल लिया है, कि जैसे बरसीन हमारे यहाँ पे लगाई जाती है, उसको आपने देखा होगा कि 1 बार कटाई, 2 बार कटाई, 3 बार कटाई, तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो रही है, अरे बाप रे बाप। तो पेट में दर्द हो रही है तो हम पहाड़ी वाले बाबा थोड़ी ना है कि यहाँ से चूरन भेज देंगे, सीधी सी बात है। उसके लिए पेट दर्द की कोई दवा ले लो, नहीं तो फिर पेट में बोल दो मम्मी उम्मी से मालिश वालिश कर दें, सही हो जाएगा। और नहीं तो सबसे बढ़िया देख लो कि कल रात में खाए का थे, अजर गजर खा लिए होगे, गैस वैस बन गया होगा। आजकल कई सारी बीमारी है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखा करो, तेल वल मसाला वसाला कम खाया करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? गुलाब की कोई फसल ना होती है। ठीक है, गुलाब फसल, ऐसा लग रहा है कि गुलाब का उत्पादन करते हैं ये। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत?
इसके बाद भी बड़ा लिखे, अच्छा जी ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे जीवन चक्र के आधार पे। अगला जो बिंदु आता है वो आता है आर्थिक महत्व के आधार पे। किसके ऊपर? आर्थिक महत्व के आधार पे। आपने सुना भी होगा हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की फसलें होती हैं जिनका क्रम क्या होता है, जैसे आपने सुना भी होगा नगदी फसल जिसे बोला जाता है, ठीक है। नगदी फसल के अलावा ऐसी फसल होती है, दलहनी फसल बोली जाती है, तिलहन फसल बोली जाती है, खाद्य फसल बोली जाती है। तो इनका क्रम किसके रूप में आपको मिलता है? अगर इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम विशेषतः ध्यान रखिएगा। हम अपने यहाँ पे अगर देखें तो हम अपने यहाँ पे आर्थिक महत्व के आधार पे फसलों को किन किन आधारों पे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली फसल जो होती है वो आपके धान्य फसलों के अंतर्गत आती है, ठीक है। धान्य फसल, धान्य मतलब होता है अनाज, ठीक है। तो सीधी सी बात होती है ऐसी फसलें जिनके अनाज के दानों का क्या करते हैं हम बड़े स्तर पे इस्तेमाल अपने खाने के लिए करते हैं। सीधी सी बात अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि ऐसी फसलें जिनके अनाज के दाने, जिनके अनाज के दानों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हम खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। अपने खाने पीने में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल, इसके अनाज के दानों का इस्तेमाल विशेषतः किया जाता है। अगर इनकी बात करते हैं तो कह सकते हो कि उदाहरण के अंतर्गत क्या हो जाता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण में कौन कौन सी प्रमुख चीजें, जैसे अगर जो नामों की बात करते हैं तो नामों के आधार पर ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा गेहूं का दाना हो गया, अनाज का दाना हो गया, ठीक है। तो कह सकते हो कि आपका गेहूं हो गया, गेहूं के अलावा बाजरा हो गया, बाजरा के अलावा आपका धान हो गया, धान के अलावा अगर देखा जाए तो आपका मक्का हो गया। तो इन सबके अनाज के दाने को हम क्या करते हैं, सीधे तौर पे उन अनाज के दानों को इस्तेमाल करते हैं अपने खाद्य फसलों के रूप में। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, ऐसी फसलें जिनके अनाज के दाने का इस्तेमाल क्या किया जाता है, हम अपने खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं, उनको इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, खास करके उदाहरण के रूप में तो गेहूं, बाजरा, धान और फिर आपका मक्का, ये सारे बिंदु क्या हो जाते हैं, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी फसल कौन सी होती है, तो दूसरी फसल जो आपकी देख मिलती है वो हो जाती है आपकी दलहनी फसल। क्या होती है, दलहनी फसल। तो दलहनी फसल नाम से ही पता चल रहा है कि दलहनी फसलें ऐसी फसलें जिनका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, दालों के रूप में करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो, और दाल से आप भी जानते हैं कि हमें क्या होता है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो ऐसी फसल जिनका प्रयोग प्रोटीन के सोर्स के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, प्रोटीन के स्रोत के रूप में किया जाता है। स्रोत के रूप में किया जाता है। तो इन फसलों को हम क्या मानते हैं, दलहनी फसल मानते हैं। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इसके कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो दाल वाली फसलें कौन सी, वही जो आपकी दाल वाली फसलें हैं उनको इनके अंतर्गत काउंट किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि आपका मूंग हो गया, मूंग के अलावा उड़द हो गया, उड़द के अलावा चना हो गया, चना के अलावा अरहर हो गया, अरहर के अलावा मटर हो गया। तो इन सब की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, दाल वाले स्रोत के रूप में देख मिलती हैं, ठीक है। और इन दलहनी फसलों को हम क्या करते हैं, प्रोटीन के स्रोत के रूप में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपकी तीसरी जो फसल होती है वह आपको दे मिलती है तिलहन फसल के रूप में। किसके रूप में, इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम होता है तिलहन फसल के रूप में।
तिलहन फसल क्या, जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी फसल जिससे हमें क्या होता है, जिनके दानों से हमें तेल की प्राप्ति होती है। सीधी सी अगर बात करें तो कह सकते हो कि ऐसी फसल जिनके बीजों से हमें तेल की प्राप्ति होती है। किसकी? तेल की प्राप्ति होती है। तेल की प्राप्ति होती है तो उनको क्या बोलते हैं, हम अपने यहां पे तिलहन फसल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम तिलहन फसल के रूप में जानते हैं। कुछ उदाहरण की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी फसल जिनसे हमें तेल का उत्पादन होता है तो कौन कौन सी फसलें हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी जानते हैं, जैसे आपका सूर्यमुखी हो जाए, सूर्यमुखी हो गया, सूर्यमुखी के अलावा मूंगफली हो गया, मूंगफली के अलावा सोयाबीन हो गया, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा सरसों हो गई। ठीक है, सरसों की जब बात करते हैं तो उसका नाम भी देख मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सकता हो कि आपको थोड़ा सा क्रम देख मिले किसके रूप में, क्योंकि कुछ एक फसल ऐसी होती है जो दोनों में भी आ जाती है। ठीक है, एक फसल ऐसी होती है जिनमें दो गुण होते हैं। कैसे? अब अगर जो हम यहाँ पे सोयाबीन का ही एग्जाम्पल ले तो सोयाबीन हमें क्या करती है, तेल का उत्पादन करती है। लेकिन अगर जो सोयाबीन के दाने को आपने भिगो करके, जो दौड़ने वाले होंगे उन्हें पता होगा कि सोयाबीन की फसल बताई जाती है कि भिगो करके खाओ तो प्रोटीन के सोर्स के रूप में देख मिलता है। इवन सोयाबीन की आपने दाल भी देखी होगी, सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सोयाबीन हमारे प्रोटीन का सोर्स भी है, अर्थात दलहन फसल में भी है, और तेल उत्पादित होता है तो इसको हम क्या करते हैं, तिलहन फसल की भी संज्ञा देते हैं। अरे सीधी सी बात, क्या नाम जानते हो, धनिया नाम जानते हो, धनिया की पत्ती क्या होती है, धनिया की पत्ती हमारे लिए इस्तेमाल होती है मसाले के रूप में, लेकिन धनिया के बीज भी क्या होते हैं, आपके मसाले में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से जो सरसों होती है तो सरसों की छोटी छोटी जब पत्तियां होती हैं उसके साग बनते हैं, जबकि सरसों के जब हमारे क्या होते हैं, बीज होते हैं तो उससे तेल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे आइटम हैं। जैसे अगर देखा जाए लहसुन के पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि लहसुन की जो आपकी तना होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तिलहनी फसल की जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देख मिलता है सूर्यमुखी, मूंगफली, सोयाबीन और फिर आपके सरसों के रूप में। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए यहीं पर अगर बात करते हैं तो हमारी अगली जो फसल होती है वो आपको देख मिलती है रेशेदार फसल के रूप में। किसके रूप में? अगली फसल हो जाती है आपके रेशेदार फसल के रूप में। और इस रेशेदार फसल की जब बात करते हैं तो उसका पर्याय क्या है, जाहिर सी बात है ऐसी फसल जिससे रेशे की प्राप्ति होती है। अब जाहिर सी बात है इस रेशे का इस्तेमाल कहाँ पे हम करते हैं, तो कह सकते हो इन रेशे का इस्तेमाल हम करते हैं प्रमुखता से ऐसी फसल जिनसे रेशों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, रेशा का उत्पादन, ठीक है, रेशे का उत्पादन किया जाता है। रेशे के क्रम में अगर देखा जाए तो रेशे इन द सेंस कह सकते हो कि रेशे वाली फसलें, और रेशे वाली फसलों में इन द सेंस कह सकते हो कि ऐसी फसलें जिनसे रेशे जो बनते हैं, रेशे को आपने देखा होगा कि आपके घरों में रस्सी वगैरह बनाने के लिए या कपड़े वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रेशे वाली की जब बात करते हैं तो रेशे वाली फसलों में इनका क्रम आपको देख मिलता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी फसलें हैं, तो उदाहरण के रूप में आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो प्रमुख रेशे वाली फसलें हैं उनमें अगर देखा जाए तो आपका जूट हो गया, जूट के अलावा पटसन हो गया, पटसन के अलावा अगर बात करते हैं तो आपका कपास हो गया। ठीक है, तो इन सब का उत्पादन किसके लिए, तो इन सब का उत्पादन हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेशा उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर, रेशा उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस बिंदु को आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये खत्म हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ से निकल के चला गया होगा पड़ोसी के यहाँ चाय पीने के लिए। ठीक है, क्योंकि भले वही पड़ोसी जब साथ में बैठेंगे तभी तो बोलेंगे तुमसे ना हो पाएगा, कहाँ मजा ले रहे हो, आओ चाय पीने चलते हैं। ठीक है, तो इस कारण से पड़ोसी के यहाँ पे गए होंगे चाय पीने के लिए और हमें लगता है कि ये खत्म भी हो गया होगा, तो हम आपको ज़्यादा नहीं बोर करेंगे, अब इस बिंदु को यहीं पर आधारित करेंगे। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई अगर जो बिंदु हो तो आप बता सकते हैं, बाकी कोई समस्या होती है तो आप हमें बार बार परेशान करिए तब तक जब तक आपकी समस्या का जवाब नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो आज